Assalamu alaikum students, how are you? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सर, शुक्र अल्लाह का सर। आप अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का करम है। क्या हालचाल है आपके? कोर्स कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कोर्स कैसा जा रहा है आपका? कोर्स ठीक जा रहा है आपका? ठीक है। तकरीबन सर उस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है। अल्लाह का शुक्र है सर। क्या अल्लाह का शुक्र है इस पे? अल्लाह का चल करम है रहा कि है सर। बस अल्लाह हाफिज है या अल्लाह ही हाफिज है? सर जिस हाल में भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसका ये मतलब है। हाँ, सही है। जरगुली तो पिछले लेक्चर में कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं आप, कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो। पिछले लेक्चर में बाय द वे हमने पढ़ा क्या था? कौन बताएगा? की पड़ी थी, फौरन की पड़ी थी और थोड़ा बहुत वो आगे फौरन बढ़ा की था। फौरन की क्या होती है? फौरन की क्या होती है? फौरन की सारा इस तरह होती है जैसे अब प्राइमरी की होती है, उसके दूसरे फौरन की प्राइम दो टेबल्स को जोड़ के ना उनकी जो प्राइमरी की को इस्तेमाल करते हैं उसकी। अच्छा, कोई सर बताएगा? एक की प्राइमरी की ना दूसरे टेबल में फॉरेन की होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है कि जो जिस टेबल में हम उसको एज अ प्राइमरी की यूज कर रहे होते हैं ना, उधर वैल्यू नहीं हो सकती और ना ही नल। लेकिन जब दूसरे में उसे एज अ फॉरेन की यूज कर रहे हैं तो वहाँ वैल्यू रिपीट भी उसकी हो जाती है और नल भी आ सकती बिल्कुल सही है। तो जो फॉरेन की होती है है। ये एक एट्रीब्यूट है। अच्छा, जो फॉरेन की है ये कंपोजिट हो सकती है, जैसे प्राइमरी की कंपोजिट हो सकती है ना, तो फॉरेन की कंपोजिट हो सकती है। यस सर। ऑफ कोर्स, सर लेकिन ये उधर जब एक टेबल की प्राइमरी की जो है वो कंपोजिट होगी तो उसकी जो फॉरेन की दूसरे टेबल में यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी कंपोजिट ही होगी। ठीक है, तो यस ये सर, चीज उसी के बिहाफ पे तो सर हम रिलेशन बनाते हैं दोनों बिल्कुल, टेबल्स का आपस दोनों टेबल्स का। तो फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की अगर आपसे कोई पूछे इसकी फॉर्मल डेफिनेशन, तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, whose value lies in another table whose values lies as a primary key in another table। तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन बनती है कि ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, उसको हम फॉरेन की कहेंगे, जो कि दूसरे टेबल में एज ए प्राइमरी की के तौर पर बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये फॉरेन की हम एट्रीब्यूट्स को कहते हैं। ठीक है, ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को कहते हैं। तो नेचुरल जॉइंट्स जो है ना, हम ये डिस्कस कर रहे थे। नेचुरल जॉइंट्स का मतलब ये है कि एक होते हैं नेचुरल जॉइंट्स, एक जो है ना, एक हम इसको कहते हैं क्रॉस जॉइंट्स। दे आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास जो है ना, जो जॉइंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ये जॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं, कोई बताएगा? क्यों यूज करते हैं हम जॉइंट्स? क्या होता है? आपसे अगर पूछे कि जॉइन क्या होता है तो क्या मतलब इसका? सर ये वो दो टेबल्स को जोड़ने के लिए था जिसमें हम लोगों ने वो ओके, तो जॉइन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़ा था। हाँ, ज्वाइन इन डेटाबेस सिस्टम्स अगर कोई आपसे पूछता है तो ज्वाइंस का मतलब ये होता है कि वी वांट टू गेट डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल्स। तो अगर हमने एक से ज़्यादा टेबल से डेटा लेके आना है देन विल हैव टू ज्वाइन द टेबल्स। तो हमें उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली ज्वाइंस जो हैं वो बेसिक्स उनकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक होते हैं नेचुरल ज्वाइंट्स, ठीक है, और एक होता है क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, नेचुरल जॉइंट्स की आगे जो है ना दो टाइप्स सर हैं। आपकी वो स्क्रीन नहीं, वो वाली बोर्ड नहीं शो हो रहा, व्हाइट बोर्ड। ओके, सो जो एक मैं बात कर रहा था कि जॉइंट्स जो है ना वो आपके वो दो तरह के हैं। ठीक है, नेचुरल जॉइंट्स और क्रॉस जॉइंट्स। ठीक है, ठीक है, नेचुरल जॉइंट्स और नेचुरल जॉइंट्स के आगे फिर दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक है इक्वी जॉइंट
ठीक है, और एक है हमारे पास थीटा ज्वाइन। तो थीटा ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन में डिफरेंस पता है आपको क्या होता है? तो सर इक्वल ज्वाइन आपने बताया था कि सर उसके अंदर इक्वल्स होते हैं ऑपरेटर, और जो थीटा ज्वाइन होता है उसके अंदर ग्रेटर बेसिकली अगर हमने दो या दो से ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन करना है तो हमें कोई ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। अगर हम इक्वल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, जो कंडीशन हम लगा रहे हैं उसमें हम इक्वल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो इसको हम इक्वी ज्वाइन कहेंगे। अगर हम इक्वल ऑपरेटर यूज नहीं कर रहे, कोई इक्वल के अलावा कोई अदर ऑपरेटर यूज कर रहे हैं जैसे ग्रेटर देन, कंपैरेटिव ऑपरेटर्स, सर जो कोई भी भी कंपैरेटिव ऑपरेटर्स एक्सेप्ट हाँ बेसिकली ये भी कंपैरेटर ऑपरेटर ही है। ये लेकिन इसके कंपैरेटिव बगैर ऑपरेटर है, ये इक्वल, हाँ अदर देन दिस ऑपरेटर, यस इक्वल ऑपरेटर जो अदर कंपैरेटिव ऑपरेटर्स हैं अगर हम वो यूज सर करेंगे नोट रह गया। तो उसको हम थीटा ज्वाइन कहेंगे। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल है, ये लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, ये वाले ऑपरेटर्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो इनको हम थीटा ज्वाइन कहेंगे। अब ज्वाइंस अभी आपको पता नहीं है कि नेचुरल ज्वाइन किनको कहते हैं, क्रॉस ज्वाइन किनको कहते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि नेचुरल ज्वाइंट्स और क्रॉस ज्वाइंट्स जो हैं वो किसको कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दो टेबल्स हैं, दो रिलेशंस हैं, एक रिलेशन है आर और एक रिलेशन है एस। ठीक है, इसमें हमारे पास ए है, ए बी एट्रीब्यूट है, और इसमें हमारे पास बी सी एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसमें ये प्राइमरी की है और इसमें ये प्राइमरी की है। ठीक है, तो क्या ये फॉरेन की होगी? ठीक है, ये फॉरेन की होगी। ये आर रिलेशन है, ये एस रिलेशन है, मतलब ये आर टेबल है, ये एस टेबल है। आर टेबल में हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं ए और बी। ठीक है, जबकि ए जो है वो हमारे पास प्राइमरी की है, जबकि एस रिलेशन में हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं बी और सी, जिसमें हमारे पास बी जो है वो प्राइमरी की है। इसमें दो कॉमन, इनमें दो कॉमन एट्रीब्यूट, एक कॉमन एट्रीब्यूट है दोनों रिलेशंस में, वो कौन सा है? बी। बी कॉलम जो है वो यहाँ पे भी है एट्रीब्यूट और यहाँ पे भी है। ये यहाँ पे प्राइमरी की के तौर पर बिहेव कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पे फॉरेन की के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आवाज नहीं आ रही अब? तो फॉरेन की जो है, इसमें अगर हमारे पास दो रिलेशंस हैं उसमें दो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, कॉमन एट्रीब्यूट्स। तो कॉमन एट्रीब्यूट्स किनको कहेंगे? जिनके ये देखिए ये बी और यहाँ पे भी बी है, ये यहाँ पे फॉरेन प्राइमरी की है और ये यहाँ पे फॉरेन की है। अगर ये वाली सिचुएशन है कि सेम एट्रीब्यूट है जिसको हम कॉमन एट्रीब्यूट कह रहे हैं, जिस कॉमन एट्रीब्यूट है और एक में वो प्राइमरी की के तौर पर बिहेव कर रहा है, एक रिलेशन में वो फॉरेन की के तौर पर बिहेव कर रहा है, ऐसे रिलेशंस को जब हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट, कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पे अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं ज्वाइन की क्वेरी लिखूं तो मैं इस तरह से कुछ क्वेरी लिख सकता हूं, सिलेक्ट आर रिलेशन में से ए एट्रीब्यूट लेके आओ और एस एट्रीब्यूट्स में से सी एट्रीब्यूट लेके आओ। मैं ये दो एट्रीब्यूट लेके आना चाहता हूं। ठीक है, फ्रॉम आर एट्रीब्यूट, आर रिलेशन और एस रिलेशन। ठीक है, वेयर, जहां पे भी कंडीशन जो है वो लगाऊंगा, वेयर आर डॉट बी की वैल्यू जो है वो एस डॉट बी के इक्वल है। तो ये इक्वी ज्वाइन की एग्जांपल है। ठीक है, और लेकिन ये जो ज्वाइन है ये बेसिकली किसकी बेस पे लग रहा है? ये एक ऐसे एट्रीब्यूट की बेस पे लग रहा है, दोनों में कॉमन है, बी एट्रीब्यूट की बेस पे, दोनों रिलेशन में बी एट्रीब्यूट की बेस पे ये ज्वाइन लग रहा है। ठीक है, तो अगर ये वाला केस है कि दो रिलेशंस में कॉमन एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है और उसकी बेस पे आप ज्वाइन लगा रहे हैं, तो ऐसे ज्वाइन को नेचुरल ज्वाइन कहेंगे। नेचुरल ज्वाइन हमेशा लगेगा ही कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पे। अगर दो, अब अगर ऐसे क्रॉस ज्वाइन की एग्जांपल ले लेते हैं। क्रॉस ज्वाइन का मतलब क्या है? दो रिलेशन है आपके पास, एक आपके पास रिलेशन है टी, ठीक है, और एक आपके पास रिलेशन है डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू। इसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट है एफ और जी, इसमें एक एट्रीब्यूट हमारे पास, इसमें एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास एल एम। ठीक है, तो W एक रिलेशन है, W में हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं L और M, L इज प्राइमरी की और T जो है इस इसमें इस रिलेशन में हमारे पास F जो है ये प्राइमरी की है। ठीक है, इसमें कोई कॉमन एट्रीब्यूट है? इन दोनों रिलेशंस में कोई कॉमन एट्रीब्यूट है? नो। T और W में नो। इनमें आप देखें ये L और M है और ये F और G है। ठीक है, तो इसमें कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, तो अगर इस तरह के रिलेशंस को अगर आप इनके ऊपर ज्वाइन लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ठीक है,
इस तरह के ज्वाइंट्स को हम क्रॉस ज्वाइन कहेंगे। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो भी एट्रीब्यूट जिसकी बेस पे आप ज्वाइन लगाना चाहते हैं उन एट्रीब्यूट्स की डोमेन सेम होनी चाहिए। डोमेन का मतलब ये है कि अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कैरेक्टर टाइप का है, ये चार टाइप का है, ये भी चार टाइप का होना चाहिए। तो अगर दोनों की डोमेन सेम है, ठीक है, और फिर हम जो है इनकी बेस पे ज्वाइन लगाना चाहें तो हम ज्वाइन लगा सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसके बेस पे मैंने लगाना है, कोई ज्वाइन लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, टी में से मैं लेके आना चाहता हूँ जी एट्रीब्यूट लेके आना चाहता हूँ, और डब्ल्यू में से मैं फॉर एग्जांपल एल एट्रीब्यूट लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम टी कॉमा डब्ल्यू, ये दो हमारे पास रिलेशन है, इनमें से मैं लेके आना चाहता हूँ टी। वेयर कंडीशन लगाऊंगा फॉर एग्जांपल वेयर टी जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एम। तो मैं जी और एम की बेस पे, जी और एम जो है दोनों कॉमन एट्रीब्यूट्स नहीं है, ठीक है। तो जी और एम की बेस पे मैं जो है वो लेके आना चाहता हूँ अपने कॉमन एट्रीब्यूट्स ज्वाइन लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जी और एम की बेस पे मैंने इन दोनों के दरमियान इक्वी ज्वाइन लगाया। ये इक्वी ज्वाइन की एग्जांपल है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी आगे जो सब एग्जांपल्स हैं वो भी इक्वी ज्वाइन और थीटा ज्वाइन है, ठीक है। तो क्रॉस ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया। क्रॉस ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन का मतलब क्या है? नेचुरल ज्वाइन में आपके पास कॉमन एट्रीब्यूट होना जरूरी है, जबकि क्रॉस ज्वाइन में आपके पास कोई भी दो एट्रीब्यूट्स जो हैं उनकी बेस पे आप उनकी कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने जी और एम के ऊपर कंडीशन इंपोज की है, ठीक है। लेकिन ये दोनों एट्रीब्यूट्स जो हैं, ये दोनों एट्रीब्यूट्स इनकी डोमेन सेम होने चाहिए, ऑल्दो कि ये दोनों कॉमन एट्रीब्यूट्स नहीं है। तो समझ आ गई आपको नेचुरल ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन की? यस सर। जी सर। ओके, डन हो गया। तो ये तो था ज्वाइंट्स में डिफरेंस कि नेचुरल ज्वाइंट्स, नेचुरल ज्वाइन का मतलब अंडरस्टूड है, उसको देख के पता चल जाएगा कि अच्छा ये रिलेशन है, अच्छा इसमें आपने बी की बेस पे आपने कंडीशन लगानी है, तो इस वजह से उसको नेचुरल कहते हैं। नेचुरल मींस देयर एग्जिस्ट समथिंग जो कि नजर आ रही है कि अच्छा इन दोनों में बाइंडिंग हो सकती है, इन दोनों में बाइंडिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि आपको नजर आ रही है एक चीज, बाय नेचर एक चीज एग्जिस्ट करती है कि ये दोनों टेबल्स जो हैं बाय नेचर ये ज्वाइन किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं, तो इसलिए इसको नेचुरल ज्वाइन कहते हैं। जबकि ये दो ऐसे एलिमेंट्स थे, दो एट्रीब्यूट्स ऐसे थे जो कि कॉमन एट्रीब्यूट्स नहीं थे। इन दोनों रिलेशंस का आपस में दूर दूर तक का कोई लिंक नहीं था, लेकिन सम हो हम इनको दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसलिए हम इनको क्रॉस ज्वाइन कहते हैं। ओके, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब डेटा की बेस पे, ये तो था ऑपरेटर्स की बेस पे डिफरेंस। अगर हमने ऑपरेटर्स की बेस पे डिफरेंस बताना है, ठीक है, फंक्शंस की बेस पे हमने डिफरेंस बताना है, जो कि हमने फिल्टर आउट करनी है टपल्स के, कौन सी टपल्स लेके आनी है कौन सी नहीं लेके आनी, ठीक है, ऑपरेशंस की बेस पे, तो हम इस तरह से उनको थीटा ज्वाइन या इक्वी ज्वाइन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने डिसाइड करना है इस तरह से कि हमारे पास अगर एक फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये है नंबर ऑफ टपल्स हैं एक रिलेशन में, और ये दोनों मैप कर रहे हैं, सपोज एक और रिलेशन है बी, ये दोनों रिलेशन है, दोनों टेबल हैं, इनमें कुछ कॉमन टपल्स हैं, ठीक है। तो इसको मैं अगर सेट की फॉर्म में, वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये सारा का सारा अगर अगर मैं इन दोनों की बेस पे ज्वाइन लगाऊं, तो जहां पे मैं चाहता हूं कि अगर मैचिंग रैकेट्स आए, ये मैचिंग रैकेट्स हैं दोनों में, जहां पे मैचिंग रैकेट्स हैं सिर्फ वो आए, ठीक है, तो इसको मैं कहूंगा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन का मतलब ये है कि आप सिर्फ मैचिंग रैकेट्स लेके आना चाहते हैं, मैचिंग टपल्स लेके आना चाहते हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल क्या है? उसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से मैं दे देता हूँ आपको। हमारे पास एक टेबल है आर, उसमें ए बी दो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अभी मैं ये बात कर रहा हूँ नेचुरल ज्वाइन की, ठीक है। और एक हमारे पास एस रिलेशन है, उसमें बी सी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें हमारे पास दो टपल्स हैं, इसमें ये प्राइमरी की है, इसमें हमारे पास ये प्राइमरी की है 1 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम है असद और यहाँ पे रजा है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे लिखा हुआ 2 और यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है।
और इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, बेसिकली यहाँ पे नल वैल्यूज है। क्योंकि ये प्राइमरी की नहीं है तो इन एट्रीब्यूट्स में नल वैल्यूज आ सकती हैं कि नहीं आ सकती। तो यहाँ पे भी बेसिकली Yes, नल sir. वैल्यूज हैं, यहाँ पे भी नल वैल्यू है, यहाँ पे भी नल वैल्यू है। ठीक है, आप लोगों ने पता क्या करना है, आप लोगों ने मुझे इसका आंसर बताना है। मैं क्यूरी लिख रहा हूँ, आपने इसका मुझे आंसर बताना है। ठीक है, सिलेक्ट r डॉट a, ठीक है, कॉमा s डॉट c फ्रॉम r कॉमा s where r डॉट b इज इक्वल टू s डॉट b। तो इस क्यूरी का जरा आंसर मुझे बताएं कि इस क्यूरी का आंसर क्या होगा। अपनी अपनी कॉपीज के ऊपर आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट सबसे पहला स्टेप होगा, वो परफॉर्म करें। फिर दूसरे स्टेप में आपने इसके ऊपर सिलेक्शन परफॉर्म करनी है, सिलेक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तीसरे के ऊपर आपने इसके ऊपर प्रोजेक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब ये 3 ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ये इस क्यूरी का आंसर आ जाएगा आपके पास। तो जल्दी करें, ज़रा इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या है। सर इसमें 2 कॉलम बनेंगे, ओके, एक ए और एक सी। इसमें हमने 2 कॉलम बना लिया, ए और सी। ठीक है, सी का तो सर ये ए का सेकंड यानी कि 2 आएगा, और उधर से सी का सेकंड ये कुछ लिखा हुआ है, वो है नल से पहले। रजा है। सर वही आना रजा आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? सर 2 आएगा यहाँ। यहाँ 2 आएगा यस सर। और यहाँ पे रजा और आएगा। रजा आएगा। ठीक है, और बस। यस सर। नहीं एक मिनट कंफर्म सर कर लो ये। 1 भी आएगा और सर 1 भी मुझे एक मिनट मुझे फाइनल आंसर, अपने पास फाइनल आंसर लिख लो, फिर मुझे लिखवाना। एक तो चीज कंफर्म है कि चूंकि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ए और सी, तो यहाँ पे सर 2 1 वाला कॉलम भी आएंगे। आएगा। हाँ, कंफर्म करके मुझे बताओ कि क्या लिखूं मैं। तो- आर डॉट ए आएगा और एस डॉट सी आएगा, इन दोनों कॉलम्स में क्या क्या लिखूं मैं? सर 1 और 2 1 ए में लिख दें, 1 और नीचे 2। अच्छा, फिर आगे और सर दोनों के आगे रजा आ जाएगा। यहाँ पे मैं रजा लिखती है। ठीक है, तो ये कैसे आया? इसके ऊपर सबसे पहले हम जो है ना, इन दोनों टेबल्स के ऊपर हम क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें सारे के सारे कॉलम्स जो है दोनों के वो लिखने पड़ेंगे ऐसे। तो बेसिकली आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, आर डॉट ए, आर डॉट बी, फिर एस डॉट बी, एस डॉट सी। सबसे पहले ये वाली टपल लेंगे, ये 1 2, ये इसके साथ कंकैड करेंगे तो 1 असद आएगा यहाँ पे। फिर इसी टपल को लेंगे 1 2 और इसको 2 रजा के साथ कंकैड करेंगे। फिर इसी टपल को लेंगे और इसको 3 नल के साथ कंकैड करेंगे। तो इसको 3 नल के साथ कंकैड कर लेंगे। 1 2 3 नल। ठीक है, इसको इस तरह से करते जाएंगे। दूसरी रो को पकड़ेंगे, दूसरी रो है 2 2, और यहाँ पे बेसिकली दूसरी जो 1 असद इसके साथ कंकैड करेंगे। फिर 2 2 आएगा, 2 रजा के साथ कंकैड करेंगे। फिर 2 2 आएगा, इसको फिर 3 नल के साथ कंकैड करेंगे। उसके बाद जो लास्ट रो है, ये वाली रो, इसको कंकैड करेंगे। तो लास्ट वाले जो टपल्स हैं वो कुछ इस तरह से आएंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3 नल, उसको 1 असद के साथ कंकैड करेंगे। 3 नल यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी 3 नल आएगा। यहाँ पे 1, इस यहाँ पे बेसिकली 2 रजा आ जाएगा और यहाँ पे 3 नल आएगा। तो ये सबसे पहले जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म किया तो मेरे पास ये पूरा का पूरा सेट आ गया, ये वाला
ठीक है, और इसके नीचे ये वाली टपल्स आ गई। तो ये मेरे पास 9 रोज आ गई इस तरह से। अब इसमें हमने सिलेक्शन परफॉर्म करनी है। सिलेक्शन परफॉर्म करनी है इसकी बेस पे, जो यहाँ पे ये कंडीशन लिखी हुई है, जहाँ पे आर बी की वैल्यू एस बी के इक्वल है, ठीक है, तो वो हमने टपल्स लेके आनी है। तो यहाँ पे आर बी की वैल्यू जो है वो एस बी के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो एक ये वाली टपल आ जाएगी। तो जब सिलेक्शन परफॉर्म करेंगे दूसरा स्टेप तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 2 असद, ठीक है। तो एक हमारे पास ये वाला हमारे पास टपल आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर ए आर बी एस बी एस सी, एक ये टपल आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू मैच करती है नहीं करती, यहाँ पे वैल्यू मैच करती है नहीं करती, यहाँ पे वैल्यू मैच करती है आर बी की एस बी के साथ, तो ये भी रो यहाँ पे लिख लेंगे 2 2 2 रजा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू मैच करती है नहीं करती, यहाँ पे वैल्यू मैच करती है नहीं करती नहीं करती नहीं करती, तो इनमें से कोई भी, तो सिर्फ ये 2 टप्पल आएंगे जब हमने सिलेक्शन परफॉर्म की है, ठीक है। तो सिलेक्शन बेस होगी इस कंडीशन के ऊपर जो हम यहाँ पे कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं। ओके, अब हमने उसके बाद प्रोजेक्शन परफॉर्म करनी है। प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि हम आर ए लेके आना चाहते हैं और एस सी लेके आना चाहते हैं। किस टेबल से? इस टेबल से जो हम रिजल्टेंट टेबल है आर ए और एस सी। तो आर ए जो है हम शो करेंगे सिंपल आर ए, ठीक है। तो उसकी 1 वैल्यू शो होगी और 2 वैल्यू शो होगी, 1 और 2। जब एस सी शो करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा असद और यहाँ पे लिखा होगा रजा। तो आपने जो आंसर लिखवाया था, ठीक है, यहाँ पे रजा है, यहाँ पे रजा, यहाँ पे भी रजा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ये सही था जो आपने लिखवाया था, ये वाला ये बिल्कुल मैच कर गया, ये इस तरह से आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें ये जो ज्वाइन है इसको हम इनर ज्वाइन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास ऐसे टपल्स आए हैं, ठीक है, ऐसे हमारे पास टपल्स आए हैं ये वाले, जो कि जिनमें दोनों वैल्यूज जो हैं दोनों तरफ मैच की हैं। इसकी वैल्यू इसके साथ मैच की है तो ये टपल आया, और इसकी वैल्यू इसके साथ मैच की है तो ये वाला टपल आया, ठीक है। तो जहां जहां पे वैल्यूज मैच की हैं वो वाले रैकेट्स आए हैं हमारे पास। तो अगर आपके पास मैचिंग रैकेट्स आ रहे हैं तो इस तरह के ज्वाइंट्स को हम इनर ज्वाइन कहेंगे, ठीक है। तो एक इनर ज्वाइन होते हैं जिसमें हमारे पास मैचिंग टपल्स आते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आउटर ज्वाइंट्स होते हैं, आउटर ज्वाइन। और आउटर ज्वाइन का मतलब क्या है? आउटर ज्वाइन का मतलब ये है कि मैचिंग और नॉन मैचिंग रैकेट्स वो दोनों लेके आए। हम बेसिकली इनर ज्वाइन का मतलब जो है कि हम ये वाली चीज लेके आना चाहते हैं, और आउटर ज्वाइन का मतलब ये है कि हम फॉर एग्जाम्पल ए के सारे रैकेट लेके आना चाहते हैं, वो चाहे मैच हो चाहे अनमैच हो, ठीक है। तो उस केस में हम सारा का सारा ये वाला टप्पल ये वाला जो रिलेशन है ये सारा का सारा शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको हम आउटर ज्वाइन कहेंगे। और आउटर ज्वाइन जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है और एक राइट आउटर ज्वाइन होता है। अगर तो ये वाला केस है कि आपके पास एक ए रिलेशन है एक बी रिलेशन है और आप सारे के सारे नॉन मैचिंग रैकेट और मैचिंग रैकेट लेके आना चाहते हैं, ये लेफ्ट टेबल है हमारे पास और ये राइट टेबल है हमारे पास, तो इस तरह के ज्वाइन को हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन कहेंगे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अगर हम इस तरह के रिजल्ट लेके आना चाहते हैं जिसमें हम बी के मैचिंग रैकेट्स और बी के नॉन मैचिंग रैकेट लेके आना चाहते हैं जो कि राइट टेबल है, तो इस तरह की ज्वाइन को हम राइट आउटर ज्वाइन कहेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन, इसकी आपको थोड़ी सी बेसिक्स समझ आ गई है कि इसका मतलब क्या है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इसके ऊपर मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन मैंने अप्लाई करना है तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं इसके ऊपर लेफ्ट आउटर ज्वाइन अप्लाई करूँ, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। तो मैं इस तरह के सारे रैकेट्स लिखूंगा, ये इसके साथ 1 2 3 ये सारे के सारे मैंने लिखने हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी टप्पल्स जो हैं वो मैंने लिखनी है, चाहे वो मैच की है चाहे वो नहीं मैच की, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे नल लिखा हुआ है। अब जहाँ पे ये मैच की हैं वो भी टप्पल्स आने हैं, जहाँ पे ना मैच नहीं की वो भी सारे के सारे टप्पल्स आने हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ लेफ्ट के, ठीक है, लेफ्ट टेबल के। जहाँ पे राइट टेबल का नल आ रहा है वो नहीं लेके आना, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो है एक डेटा सेट से लेते हैं, ये थोड़ा सा गंदा हो गया यहाँ पे, तो इसकी एग्जांपल जो है वो एक डेटा सेट से लेते हैं, ठीक है। लेट मी टेक एन एग्जांपल रियल नेम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल जॉइंट्स क्या होते हैं वो मैंने अभी आपको बताया कि नेचुरल जॉइन में कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। और नेचुरल जॉइन की आगे एग्जांपल्स हैं इनर जॉइन और आउटर जॉइन।
इनर ज्वाइन का मैंने आपको बता दिया, जिसमें हम मैचिंग डायरेक्टरी लेके आते हैं उसको हम इनर ज्वाइन कहते हैं। आउटर ज्वाइन में हम मैचिंग डायरेक्टरी भी लेके आते हैं, नॉन मैचिंग डायरेक्टरी भी लेके आते हैं। अगर लेफ्ट टेबल के नॉन मैचिंग लेके आएंगे तो उसको हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन कहेंगे। अगर राइट टेबल के नॉन मैचिंग लेके आएंगे तो उसको राइट आउटर ज्वाइन कहेंगे। अगर दोनों के मैचिंग और नॉन मैचिंग लेके आएंगे उसको हम फुल आउटर ज्वाइन कहेंगे। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं आउटर ज्वाइंस की, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेबल ए है और टेबल बी है हमारे पास, और इसमें हमारे पास इस तरह से ये प्राइमरी की है 1 2 3 4 5 इस रिलेशन में, और इसमें वैल्यू के नाम से एक एट्रीब्यूट है, और इसमें भी हमारे पास एक वैल्यू एट्रीब्यूट है बी के प्राइमरी की, और इसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से एग्जाम्पल दिया है। इन दोनों को बेसिकली वो ज्वाइन करना चाहता है। ज्वाइन इनर ज्वाइन का मतलब ये है कि आप सिर्फ मैचिंग रैकेट लेके आना चाहते हैं जहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो मैच कर रही हैं, ठीक है। तो वैल्यूज जो हैं जहाँ पे मैच कर रही हैं वो कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जांपल वो वैल्यू की बेस पे वो ज्वाइन लगा रहा है। तो फॉक्स अगर इसके साथ मैच करता है, क्या कहीं पे फॉक्स नजर आ रहा है आपको? फॉक्स कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा बी टेबल में, तो फॉक्स वाली एंट्री नहीं आएगी, वन फॉक्स वाली एंट्री नहीं आएगी। कॉब की बात करें, कॉब कहीं पे नजर आ रहा है आपको? कॉब कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। टैक्सी आपको कहीं पे नजर आ रही है? टैक्सी आपको नहीं, कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो एलिमेंट्स जो है जो मैच करेंगे सिर्फ वो वाले रैकेट्स आएंगे, जो नॉन मैचिंग रैकेट्स हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, ये प्राइमरी की बेस पे उसने मैचिंग की है, प्राइमरी की बेस पे। तो प्राइमरी की बेस पे अगर उसने मैचिंग की है तो उसमें सिर्फ मैचिंग रैकेट्स जो है वो लेके आ रहा है। ये इनर जॉइन की एग्जांपल ले लेते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल ए टेबल बी वेयर टेबल ए डॉट प्राइमरी की इज इक्वल टू टेबल बी डॉट प्राइमरी की। ये उसने एग्जांपल दी है, वेयर टेबल ए डॉट प्राइमरी की इज इक्वल टू टेबल बी डॉट प्राइमरी की। तो प्राइमरी की बेस पे वो ज्वाइन लगा रहा है जहाँ पे टेबल ए की प्राइमरी की टेबल बी की प्राइमरी की के इक्वल है, ठीक है। तो वो सिर्फ वो रैकेट्स लेके आएगा। तो अगर आप इसकी प्राइमरी की बात करें, 1 इसके साथ मैच कर रहा है, यस मैच कर रहा है, तो ये वाली एंट्री नजर आ जाएगी, 1 फॉक्स 1 ट्रॉट, ये वाली एंट्री नजर आ जाएगी। 2 मैच कर रहा है, यस 2 मैच कर रहा है यहाँ पे, तो 2 कॉप 2 कार जो है ये वाली एंट्री नजर आएगी। 3 मैच कर रहा है, यस 3 मैच कर रहा है यहाँ पे, तो 3 टैक्सी और 3 कैब वो आपको नजर आएगी। तीनों, ये 3 एंट्रीज हो गई। यहाँ पे अब 6 है तो 6 मैच कर रहा है, यस 6 मैच कर रहा है यहाँ पे, तो 6 वाशिंगटन और 6 मोनोमेंट ये आपको नजर आएगा। उसके बाद 7 मैच कर रहा है, यस 7 मैच कर रहा है, तो 7 डेल और 7 पीसी आपको नजर आएगा, ठीक है। जबकि 5 आपको कहीं पे भी प्राइमरी की में 5 नजर नहीं आ रहा, तो ये वाली एंट्री आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगी। 5 एरोजना 8 माइक्रोसॉफ्ट, तो ये वाली एंट्री जो है ना, मतलब ये किसी के साथ भी मैच नहीं कर रही, तो ये कोई भी आपको एंट्री नजर नहीं आएगी 5 एरोजना वाली। 4 की बात करें तो 4 भी कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा आपको यहाँ पे, तो ये मैच नहीं की। 10 भी कहीं पे भी मैच नहीं किया। तो कितनी एंट्रीज मैच की? 1 2 3 6 7। तो ये एंट्री जिसके साथ मैच की है, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई थी टेबल ए डॉट पी के इज इक्वल टू टेबल बी डॉट पी के, तो जहाँ पे ये वैल्यू के इक्वल है सिर्फ वो वाली एंट्री आपको नजर दे। तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, इस टेबल का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, उसके ऊपर ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो जो आपको रॉज मिलेंगी वो ये वाली रॉज होंगी, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से मैचिंग हो जाएगी। ये पहले जो आपको 5 रॉज नजर आ रही हैं। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ आ रही है? यस सर सर। अगर यस सर। अभी तो इस सिनेरियो के अंदर ना नंबर जो है ना ऑर्डर वाइज जा रहे हैं 1 2 3 और 1 2 3 दोनों टेबल्स हाँ, के अंदर। अगर अगर ऑर्डर भी, ऑपोजिट होंगे अगर ऑर्डर नहीं है, 1 कहीं पे भी होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 यहाँ पे लिखा होता, तो अगर 1 यहाँ पे लिखा होता तो हम लिखते 1 फॉक्स, ये वाली एंट्री जो है मैच कर गई है 1 पीसी के साथ सपोज, ठीक है। तो जहाँ पे भी वो मैच वैल्यू मैच करेगी वो आपने एंट्री इस तरह से लिखनी है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ठीक है। उसका ऑर्डर जो है ना वो मैटर नहीं करता इसमें। तो ये तो पहले बात हुई थी कि रिलेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये सबसे पहले बात की थी हमने जब रिलेशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे हम, ठीक है। ओके, तो इनर ज्वाइंस जो है ये, इसमें सिर्फ हमेशा इनर ज्वाइन जो है इसमें हमेशा इक्वल ऑपरेटर लगेगा। इनर ज्वाइन में आपके आप डू नॉट हैव टू यूज इक्वलिटी टू ज्वाइन द फील्ड्स। इसमें बेसिकली आप
ये जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि इनर जॉइंस जो है डू नॉट हैव टू द यूज ऑफ इक्वालिटी, इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल से तो ये इक्वल ऑपरेटर तो हमने यहाँ पे यूज किया है, तो ये पता नहीं किस सेंस में बात कर रहा है, तो इसको छोड़ दें आप। ओके, तो अगर आपने नॉन इक्वल ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है, तो आप वो ऑपरेटर जो है वो कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्वेरी लगानी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल ए, ठीक है, यहाँ पे उसने इनर ज्वाइन का कीवर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। तो जब आप इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है कि ये इनर ज्वाइन वाला इस तरह से आपको लिखना पड़े, ठीक है, जहाँ हो सकता है कि इसके मुतबादिल आपको कोई चीज जो है वो ऑपरेटर दे दे आपको, वो ऑपरेटर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल ए इनर ज्वाइन टेबल बी, ठीक है, ऑन टेबल ए डॉट पी के। अब इनर ज्वाइन की कौन से एट्रीब्यूट पे लगा रहे हैं, वहां पे हम ऑन का कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे टेबल ए डॉट पी के ग्रेटर देन टेबल बी डॉट पी के। जहां पे टेबल ए डॉट पी के की वैल्यू टेबल बी डॉट पी के की वैल्यू से ज्यादा है, उनको आपने ज्वाइन करना है। अब आपने इसमें आपके पास जो रिलेशंस आएंगे, जो टपल्स आएंगे, वो ज्यादा होंगे जो पीछे आपके पास ये रैकेट आया। इसमें सिर्फ इक्वल की बेस पे आया था, तो इक्वल की बेस पे हमारे पास कम टपल्स आए हैं, जबकि इसमें हमारे पास अगर टेबल ए की प्राइमरी की जो पीके वैल्यू है वो जब भी ग्रेटर होगी टेबल बी की, वो सारी की सारी टपल्स आएंगी। अगर टू वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है और जहां जहां पे 1 आ रहा है, ठीक है, वो सबके साथ मैच करेंगे। अगर 3 है तो 3 जो है वो 1 के साथ भी इसकी वैल्यू आएगी, 3 का 2 के साथ भी आएगी वैल्यू। 4 है, 4 1 के साथ भी आएगा, 2 के साथ भी आएगा, 3 के साथ भी आएगा। 5 है, 1 2 3 5 के साथ सबके साथ आएगा। तो ये इस तरह से जहां जहां पे उसकी वैल्यू जो है ये कंडीशन मैच करेगी, वो कंडीशन जब जहां पे भी ये सेटिस्फाई होगी, वो आपके टपल्स जो हैं वो आपको आंसर में आएंगी, ठीक है। तो ये है इनर ज्वाइन। नेचुरल Okay. ज्वाइन जो है, So, नेचुरल do you ज्वाइन want to ask anything from your friend? दरमियान में इंटरव्यू भी चल रहा है। ओके, सो नेचुरल ज्वाइन जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। नेचुरल ज्वाइन का मतलब ये है, नेचुरल ज्वाइन में आपको टेबल के एट्रीब्यूट्स देने की जरूरत नहीं है। नेचुरल ज्वाइन में अंडरस्टूड है कि कौन से टेबल्स की बेस पे आपने ज्वाइन लगाना है, ठीक है, और वो इक्वी ज्वाइन ही होगा, ठीक है। अगर आपने नेचुरल ज्वाइन में इक्वी ज्वाइन लगाना है तो उसकी बेस पे आपको कॉलम जो है वो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें वो बेसिकली टू टेबल्स के जो मैचिंग कॉलम्स होंगे, एनी मैचिंग कॉलम्स, उसकी बेस पे वो आपको जो है ज्वाइन करके दिखा देगा, ठीक है। तो ये तो बेसिकली नेचुरल ज्वाइन की एग्जांपल थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब इनर ज्वाइन का तो आपको समझ आ गया कि इनर ज्वाइन में जहां जहां पे जो मैचिंग रैकेट्स हैं जो इस कंडीशन को मीट करते हैं, वो सारे के सारे रैकेट्स आते हैं, ठीक है। और अगर आप नॉन मैचिंग रैकेट भी लेके आना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे रैकेट जो मैच नहीं किए वो भी आए, तो उसको हम बेसिकली अगर लेफ्ट, ये ए जो है लेफ्ट टेबल है और बी जो है वो राइट टेबल है, अगर ए जो है अगर उसके नॉन मैचिंग और मैचिंग लेके आना चाहते हैं तो इसको हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन कहते हैं, और अगर बी के मैचिंग और नॉन मैचिंग लेके आना चाहते हैं तो उसको हम राइट आउटर ज्वाइन कहते हैं। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब ये है, यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल ए लेफ्ट आउटर ज्वाइन टेबल बी ऑन टेबल ए डॉट पी के इज इक्वल टू टेबल बी डॉट पी के। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स लेके आओ, किस टेबल में से, टेबल ए में से भी और टेबल बी में से भी, और इनके ऊपर आपने लेफ्ट आउटर ज्वाइन अप्लाई करना है। मतलब टेबल ए के सारे एट्रीब्यूट्स आपने सारी की सारी टपल्स लेके आनी है, चाहे वो मैच कर रही है चाहे वो नहीं मैच कर रही है, ठीक है। और किस पेज पे आपने मैच करना है, आपने टेबल ए की पीके एट्रीब्यूट को टेबल बी की पीके वैल्यू के साथ आपने कंपेयर करना है इक्वल ऑपरेटर के साथ। तो इसमें आपने देखा कि जब मैचिंग की बात हुई थी तो 1 1 के साथ मैच कर गया था, 2 इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा था पीके वैल्यू, और टेबल बी में भी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, 3 भी एग्जिस्ट कर रही थी, 4 एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो इस केस में लिंकन और 4 आ जाएगा। लिंकन और 4 आने के बाद चूंकि 4 वैल्यू कहीं पे भी मैच नहीं की, टेबल बी में पीके की वैल्यू 4 नहीं थी, तो उसकी बेस पे यहाँ पे हाँ सिर्फ नल नल आ जाएगा। तो ये है नॉन मैचिंग, कि आपने टेबल ए की सारी वैल्यूज यहाँ पे ऐसे लिख लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 10, जो कि सारी की सारी वहाँ पे मेंशन थी, और उसमें जो मैचिंग रैकेट्स हैं वो तो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। बाकी आप जो है जो नॉन मैचिंग है वहाँ पे आप नल लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट टेबल के सारे रैकेट्स आए हैं 1 से 10 तक, जो भी पीके वैल्यूज थी और उनकी मैचिंग वैल्यूज थी वो सारी की सारी आई हैं।
और टेबल बी की जो मैचिंग वैल्यू वो आई है और जो नॉन मैचिंग वैल्यू है वो उसकी जगह पे आपने नल लिख दिया है, तो इसको कहते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको क्लियर हुआ है बात? या मैं दोबारा से आपको बता दूं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसकी। आपके पास एक टेबल है आर, इसमें हमारे पास ए और बी जो है ये दो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। इसमें इसमें हमारे पास जो है वो वैल्यूज हैं 1 2 और 3, ठीक है। और इसमें वैल्यूज हैं फॉर एग्जांपल असद, रजा, उस्मानी। टेबल सी है हमारे पास, टेबल एस है हमारे पास, इसमें एक एट्रीब्यूट है ए और एक एट्रीब्यूट है इसमें सी, ठीक है। इसमें वैल्यूज हैं 1 2 4, ठीक है, 1 2 4। और इसमें जहाँ पे हमारे पास है नवीद, ठीक है, अली, फैज़ान, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर मैं लेफ्ट आउटर जॉइन अप्लाई करता हूँ। लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब ये है कि आपने बेसिकली एक ही बेस पे आपने दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। तो लेफ्ट आउटर जॉइन में मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टैटिक के सारे एट्रीब्यूट्स लेके आए। कहाँ से लेके आए? फ्रॉम आर लेफ्ट आउटर जॉइन, ठीक है। यहाँ पे आप लेफ्ट आउटर जॉइन लिखें, लेफ्ट आउटर जॉइन एस, आर और एस के ऊपर लेफ्ट आउटर जॉइन अप्लाई करें, उसमें से आप सारे के सारे एट्रीब्यूट्स लेके आए। किसके ऊपर आपने लेफ्ट आउटर जॉइन अप्लाई करना है? ऑन आर डॉट ए इक्वल टू एस डॉट ए। तो जहाँ पे एस आर ए की वैल्यू जो है वो एस ए की वैल्यू के इक्वल है, तो वहाँ पे आपने लेफ्ट आउटर जॉइन अप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप बेसिकली सारे के सारे एट्रीब्यूट्स लेके आना चाहते हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लेके आना चाहते हैं? आप आर डॉट ए लेके आना चाहते हैं, आर डॉट बी लेके आना चाहते हैं, एस डॉट ए लेके आना चाहते हैं और एस डॉट सी लेके आना चाहते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब है कि ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आप लिख लें। आप 1 लिखें, आप असद लिखें, आप 2 लिखें, आप रजा लिखें, ठीक है, ठीक है। आप 3 लिखें, आप उस्मानी लिखें। तो ये आपने लिख लिया। अब जहाँ पे इसकी वैल्यू इसके साथ मैच करती है तो वो आपने मैचिंग लिखना है। अपने 1 के साथ मैच कर गया ये वाली वैल्यू, आर डॉट ए जो है वो एस डॉट ए के साथ मैच कर गया जहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे वैल्यू मैच कर गई है, तो इसका मतलब 1 असद के साथ आपने लिखना है 1 नवीद, तो ये यहाँ पे वैल्यू मैच कर गई है। 2 वैल्यू कहीं पे मैच करती है, यस मैच करती है, 2 2 के साथ मैच करता है यहाँ पे, तो इसका मतलब है 2 के साथ आपने यहाँ पे लिखना है 2 अली। 3 कहीं पे मैच करती है यहाँ पे? नो, 3 मैच नहीं करते, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे नल और नल, ओके। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट टेबल जो है उसकी सारी की सारी एंट्रीज आई हैं, ठीक है, और जो कि राइट टेबल था उसकी सिर्फ मैचिंग वैल्यूज आई हैं और नॉन मैचिंग वैल्यू नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो ऐसे रिलेशन हैं, एक को हम ए कह रहे हैं, एक को हम बी कह रहे हैं, या एक को हम आर कह रहे हैं और एक को हम एस कह रहे हैं, तो अगर आप आर की सारी लेके आना चाहते हैं एंट्रीज, चाहे वो ये नॉन मैचिंग हो चाहे वो मैचिंग हो, तो उसका मतलब ये होगा। और एस की मैचिंग वैल्यू का मतलब सिर्फ ये होगा। तो बाकी ये वाली वैल्यूज़ नहीं आ रही जो कि नॉन मैचिंग है, इसका मतलब ये वाली वैल्यूज़ आप नहीं लेके आ रहे। तो ये है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, क्योंकि लेफ्ट टेबल में से सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, सारी टपल्स आ रही हैं, और राइट में से ये वाली टपल नहीं आ रही। ये देखें, ये नॉन मैचिंग है, ये 4 फैज़ान ये नहीं आ रही। समझ आ गई बात को आपको? अब मैं इसके ऊपर राइट आउटर ज्वाइन अप्लाई करता हूँ। राइट आउटर ज्वाइन के राइट आउटर ज्वाइन अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें और यही कंडीशन रखें, लेफ्ट की जगह पे हम राइट लिख दें, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि आप आर डॉट ए लेके आना चाहते हैं, आर डॉट बी लेके आना चाहते हैं, और एस डॉट ए लेके आना चाहते हैं, और एस डॉट सी लेके आना चाहते हैं, ठीक है। उस केस में आप लेफ्ट टेबल, ये आपके पास राइट टेबल है, तो राइट टेबल आप एज इट इज लिखेंगे। आप लिखेंगे 1 नवीद 2। याद रखें कि ये आप सिर्फ इक्वल के केस में ऐसे कर सकते हैं, इक्वल के केस में आपने सिर्फ ऐसे करना है।
अगर कोई और ऑपरेटर है तो उस केस में आप ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पूरा का पूरा वो क्रॉस प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले आप अगर आप राइट आउटर जॉइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप राइट टेबल की सारी एंट्रीज लिख लें, अपने सारी टपल्स लिख लें। अब 1 किसी के साथ मैच करता है, 1 मैच करता है ठीक है इसके साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 असद। 2 किसी के साथ मैच करता है, यस 2 यहाँ पे मैच करता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 रजा। 4 कहीं पे मैच करता है, 4 कहीं पे भी मैच नहीं करता, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नल नल। तो ये हमारे पास है राइट आउटर ज्वाइन, ये हमारे पास है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो ये आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया, दोनों डिफरेंस क्या है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो राइट आउटर ज्वाइन में राइट टेबल की सारी एंट्रीज आती हैं, सारी की सारी टपल्स आती हैं, जबकि लेफ्ट की जो मैचिंग होती हैं सिर्फ जो मैच वाली हुई हैं, जो ये वाली मैच हुई हैं सिर्फ मैचिंग आई हैं, नॉन मैचिंग नहीं आई। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट टेबल की बात करें तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में हमारे पास लेफ्ट सारा टेबल आ जाता है, उसकी सारी की सारी टपल्स आती हैं, और राइट की सिर्फ मैचिंग वैल्यूज आती हैं, जो मैच हुई हैं सिर्फ वो वाली आई हैं, जो नॉन मैचिंग है वो नहीं आई। ठीक है, इसी तरीके से राइट के केस में 3 उस्मानी जो है ये नॉन मैचिंग वैल्यू थी, ये यहाँ पे नहीं आई इस टेबल में, इसका पार्ट नहीं बने। ठीक है, तो ये आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन जो है ये क्लियर हो गया। ठीक है, फुल आउटर ज्वाइन जो है आप लिख सकते हैं, फुल आउटर ज्वाइन स्टूडेंट्स, इसका आप फुल आउटर ज्वाइन लिख सकते हैं। कैन यू प्लीज राइट द फुल आउटर ज्वाइन ऑफ दिस? कौन लिखेगा फुल आउटर ज्वाइन? फुल आउटर ज्वाइन में यहाँ पे देखें 1 असद 1 नवीद आ गया, उसके बाद 2 अली आ गया, ये उसके साथ मैच करता है, और यहाँ पे नल नल आएगा। ठीक है, इसके बाद आपने जो वैल्यूज यहाँ से मैच नहीं की, जैसे कि 4 फिजान है तो 4 फिजान यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे नल लिखेंगे। ठीक है, तो ये है फुल आउटर ज्वाइन, जिसमें मैचिंग वैल्यूज भी आई हैं, ये दोनों मैचिंग वैल्यू हैं, और लेफ्ट टेबल की नॉन मैचिंग वैल्यू आई है और राइट टेबल की नॉन मैचिंग वैल्यू आई है। तो इसमें सारी की सारी मैचिंग और सारी की सारी नॉन मैचिंग वैल्यू दोनों टेबल्स की आएंगे, तो इसको हम कहेंगे फुल आउटर ज्वाइन। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, आपको पता चल गया कि क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, आपको पता चल गया इक्वी ज्वाइन क्या होता है, आपको पता चल गया थीटा ज्वाइन क्या होता है, आपको पता चल गया इनर ज्वाइन क्या होता है, आपको पता चल गया लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है, राइट आउटर ज्वाइन क्या होता है, और फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है। सारे ज्वाइंस आपको क्लियर हो गए कि नहीं हुए? हो गए सर, हो गए। तो राइट आउटर ज्वाइन में आप देख सकते हैं कि राइट टेबल जो है यहाँ पे जो लास्ट 2 आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे के सारे यहाँ पे फिल्ड हैं, और लेफ्ट साइड पे नल आ रहा है, मतलब ये ऐसी वैल्यूज जो 8 मैच नहीं किया, 9 मैच नहीं किया, 11 मैच नहीं किया, तो उसकी जगह पे यहाँ पे नल एंट्रीज आ रही हैं, तो इस वजह से इसको राइट आउटर ज्वाइन कहेंगे। फुल आउटर ज्वाइन में दोनों तरफ नल आ सकता है, इधर भी नल आ सकता है, इधर भी नल आ सकता है, क्योंकि 4 मैच नहीं किया था तो 4 के अगेंस्ट नल लाया था, 5 मैच नहीं किया था तो 5 के अगेंस्ट नल लाया था। इसी तरीके से इस टेबल में 8 के अगेंस्ट मैचिंग नहीं हुई थी तो यहाँ पे नल आया था, 9 के अगेंस्ट मैचिंग नहीं हुई थी तो नल आया था, एंड सो ऑन। तो फुल आउटर ज्वाइन जो है इसमें दोनों तरफ नल आ सकते हैं, जबकि लेफ्ट के केस में हमारे पास राइट टेबल में नल आएंगे, और राइट के केस में हमारे पास लेफ्ट साइड पे नल आएंगे। ओके, तो ज्वाइंट्स आपको क्लियर हो गए? ठीक है, इज इट ओके? तो ये ज्वाइंट्स सिर्फ इतने ही थे। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें आपके पास जो टेबल्स हैं उसमें आप किसी भी वेयर कंडीशन पे आप जो है वो क्रॉस ज्वाइन लगा सकते हैं। कोई भी आप जो रैकेट्स है, ये क्रॉस ज्वाइन बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट को वो कह रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो इसमें आप जो है वो किसी भी टेबल एट्रीब्यूट के बेस पे आप जो है वो ज्वाइन लगा सकते हैं। यहाँ पे आप टेबल ए डॉट पी के की बजाय टेबल ए डॉट कोई और एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे टेबल ए की जो एट्रीब्यूट वैल्यू है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टेबल ए की बजाय टेबल ए डॉट पी के बजाय यहाँ पे वैल्यू लिख दूँ, लिख सकता हूँ ऐसे, टेबल ए डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टेबल बी डॉट पी के, ऐसे लिख सकता हूँ। ये वैल्यू में ये हमारे पास ये एंट्रीज हैं इस तरह से, और पीके में हमारे पास इस तरह से एंट्रीज हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं यहाँ पे टेबल ए डॉट पीके की बजाय टेबल ए डॉट वैल्यू लिख सकता हूँ? टेबल ए डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टेबल बी डॉट पीके लिख सकता हूँ ऐसे? तो ऐसे नहीं लिख सकता,
इसकी No, रीजन ये sir. है कि इन दोनों की डोमेन नहीं सेम नहीं है। पीके की डोमेन है, पीके जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू कंटेन कर रहा है, जबकि वैल्यू एट्रीब्यूट जो है वो कैरेक्टर टाइप की यानी कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, तो इस वजह से इनके ऊपर ज्वाइन लाइन लगा सकते हैं। डन हो गया? Yes, sir. ओके ओके, तो ज्वाइंस आपको जो है वो ज्वाइन जी का इशू अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज अटेंडेंस लगा दीजिएगा, रोल नंबर। ओके ओके। तो कुछ नोटेशंस हैं जो कि अलजेब्रिक नोटेशंस हैं, वो हम यूज़ करते हैं कि उसका मतलब क्या है। अगर हमने ये वाले नोटेशन यूज़ किया ना, इसका मतलब होगा नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। और अगर हमने ये वाले नोटेशन यूज़ किया है, अगर हमने ये एंगल इस तरफ मूव किया होगा आर की तरफ, तो इसका मतलब होगा कि हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन की बात करेंगे कि ये लेफ्ट टेबल है। अगर हमने ये वाला जो एंगल है इस तरफ इसको कर दिया, एस की तरफ कर दिया है, तो इसको हम राइट आउटर ज्वाइन कहेंगे, ठीक है। अगर हमने दोनों तरफ कर दिया इसका मतलब है फुल आउटर ज्वाइन होगा, ठीक है। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो कि पता होनी चाहिए, ठीक है। सो सर इस चोंच का नाम क्या है, इसका एरो का ये इसका नाम मुझे भी नहीं पता, उसको सर्च आउट कर लें, नोटेशन का? सर्च आउट कर लें इसको चोंच नोटेशंस है। का क्या। अच्छा ओके, तो एक से ज्यादा अगर आपने टेबल्स को ज्वाइन करना है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हुई हैं। एक से ज़्यादा टेबल्स को अगर आपने ज्वाइन करना है, दो टेबल तो मैंने ज्वाइन करना सिखा दिए हैं, आपने 3 टेबल से डेटा लेके आना है। 3 टेबल से किस तरह से डेटा लेके आना है, आप इसकी क्यूरी लिखें अपने पास, तो मैं उसको फिर करेक्ट करवाता हूँ। मेरे पास सिनेरियो ये है कि मेरे पास एक आर टेबल है, ठीक है, उसमें मेरे पास एट्रीब्यूट हैं ए बी, ठीक है। फिर मेरे पास एक एस टेबल है, उसमें मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं बी सी, और फिर मेरे पास एक टेबल है आर एस डब्ल्यू टेबल है, ठीक है, और इसमें मेरे पास एट्रीब्यूट्स है सी डी। तो ये बेसिकली इसमें प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की है और ये प्राइमरी की है। तो आप मुझे ये बताएं कि मैं अगर लेके आना चाहता हूँ बी से, आप बी से डेटा लेके आना चाहता हूँ, सी से डेटा लेके आना चाहता हूँ और डी से डेटा लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप बताएं कि क्या क्यूरी कैसे क्यूरी लगाऊंगा। तो इक्वल की बेस पे आप इक्वी ज्वाइन लगा दें इसके ऊपर, और इक्वी ज्वाइन की बेस पे आपने बी से डेटा लेके आना है, सी से लेके आना है और डी से लेके आना है। तो इसके ऊपर ज़रा क्यूरी लिखें अपनी। क्वेश्चन समझ आ गया ना आपको? इसमें 2 की बजाय 3 टेबल्स हैं और बी से डेटा लेके आना है, सी से लेके आना है और डी से लेके आना है। तो इसके ऊपर क्यूरी लिखें अपनी और क्यूरी लिखवाएं मुझे कि आप क्यूरी क्या लिखेंगे। सर इसमें सिंपली लिख देंगे सिलेक्ट आर डॉट ए आर डॉट बी, कोमा कोमे के साथ सर सेपरेट कर देंगे तीनों को। सेलेक्ट आर डॉट बी कॉमा एस आर डॉट डॉट सी सी एस डॉट सी कॉमा डब्ल्यू डॉट डी डब्ल्यू डॉट डी, ठीक है, फ्रॉम आर एस एस डब्ल्यू। डब्ल्यू। अच्छा और सर इधर आगे कंडीशन दे देंगे वेयर। क्या सर सपोज दे देते हैं हम बी इक्वल टू आर डॉट बी इक्वल टू एस डॉट बी इक्वल टू एस डॉट बी, ठीक है। और सर यहाँ भी या तो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर लें या हाँ। तो हम इक्वल टू के साइन डाल के आगे तीसरी कंडीशन लिखते हैं। तो आप यहाँ पे एंड लिख दें, यस एंड सर। फिर एस डॉट सी इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट सी कर दें। डी नहीं ना करेंगे क्योंकि ये इक्वी सी ज्वाइन है। करेंगे। यस सर वो इसमें प्राइमरी की है, इसमें ये फॉरेन की है, इसमें प्राइमरी की है, इसमें फॉरेन। इन दोनों को इक्वल करेंगे और इन दोनों को इक्वल करेंगे। जब इन दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है ये दोनों कंडीशन जहाँ पे होल्ड करेंगी वहाँ पे हमने बी सी और डी लेके आना है, ठीक है। तो ये इस तरह से है। इस तरह से अगर आपने दो से ज़्यादा टेबल से डेटा लेके आना है तो आपको समझ आ रही है कि आपको कंडीशन और लगानी पड़ रही है। एक कंडीशन ये लगाइए, एक कंडीशन ये लगाइए। तो अगर आपके पास n टेबल्स हैं, n टेबल्स, तो आपको ये बेसिकली 2 ज्वाइंस हैं, इसको 2 ज्वाइंस कहेंगे। ये फर्स्ट ज्वाइन है, ठीक है, और ये सेकंड ज्वाइन है।
तो अगर आपके पास n टेबल्स हैं, अगर आपने n टेबल से डेटा लेके आना है तो आपको कितने ज्वाइंट्स लगाने पड़ेंगे? सर n-1 ज्वाइंट। n-1, तो n-1 ज्वाइंट्स आपको लगाने पड़ेंगे अगर आपके पास n टेबल्स हैं। तो जितने ज्यादा ज्वाइंट्स लगेंगे क्यूरी आपकी ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बेहतर होगी या बैड होगी? बताएं। जितने सर ज्यादा आपने क्या बोला? ज्वाइंट्स, जितने ज्यादा ज्वाइंट्स लगेंगे, एक क्यूरी है उसमें 2 ज्वाइन लग रहे हैं, एक क्यूरी है उसमें 3 ज्वाइन लग रहे हैं, कौन सी क्यूरी अच्छी है परफॉर्मेंस के लिहाज से? सर 2 वाली। सर फिर तो 2 वाली होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें ज्वाइंट्स ज्यादा लगेंगे, अगर ज्यादा ज्वाइंट्स लग रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस बैड होती जा रही है। परफॉर्मेंस बैड होने का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस क्यों बैड होती जा रही है बताएं जरा। सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और वो क्यों टाइम ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा होता उस जा पर रहा है? कैलकुलेट करने। कैलकुलेट करने में टाइम, कैलकुलेट करने में टाइम क्यों ज्यादा लगेगा? कॉम्प्लेक्स तो होता जा रहा है, क्यूरी तो कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना। नहीं, डेटा इंक्रीज हो रहा है। डिफरेंट टेबल सेट किए रहते हैं। डेटा ज्यादा क्यों हो रहा है बताओ? सर डिफरेंट टेबल से जो नहीं कर रहा कर नहीं देता। नहीं नहीं, डिफरेंट टेबल से तो डेटा सर ये कनेक्शन बढ़ रहा है ना। कनेक्शन बढ़ रहा है तो क्यों ये डेटा बढ़ा हुआ है ऐसे? 7 8 9 सर 10। जहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है वहां पे ज्यादा वो यानी कि सर जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इफ कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं तो ज्यादा लग रही है। नहीं, इसमें तो दो वो है, लेकिन इसमें पर इसमें एक इंस्ट्रक्शन कंडीशन देखें ना, देखें इसमें एक कंडीशन लग रही है, इसमें 2 कंडीशन लग रही हैं, इसको माइक्रो सेकंड लग रहे हैं। 1 सेकंड का कोई लाखवां हिस्सा लग रहा है इसको, और 1 सेकंड का लाखवां में से उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो आप क्यों इसको कह रहे हैं कि ये बुरा है? सर कंपैरिजन ज्यादा हो रहे हैं ना, क्योंकि एक टेबल एक में बाकी कंपैरिजन 2 टेबल से करना है। एक कंपैरिजन ज्यादा हो रहा है, कैसे ये? सर फिर लेकिन उसने करना तो 1 बाय 1 ही है ना। क्या करना 1 बाय 1 है? मुझे ये कंपैरिजन 1 बाय बताएं, कर। अभी तक मुझे इसका आंसर नहीं मिला कि जब मैं ज्यादा ज्वाइंट्स लगाऊंगा, अगर एक क्यूरी है उसमें 3 ज्वाइन लग रहे हैं, एक क्यूरी है उसमें 2 ज्वाइन लग रहे हैं, तो 2 वाली क्यूरी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी, क्यों? उसकी रीजन अभी तक नहीं मुझे आपने सही बताई। बेसिकली इस ज्वाइन जो है वो एक ज्यादा लगने से उसकी क्यूरी परफॉर्मेंस बैड हो रही है, वो लेट रिस्पॉन्ड करेगी, ज्यादा टाइम लेगी। वो क्यों ज्यादा टाइम लेगी? एक ज्यादा ज्वाइन लगने से क्या होगा? एक कंडीशन ही तो है। सर ऑपरेशन ज्यादा परफॉर्म होंगे ना, ऑपरेशन ज्यादा क्यों परफॉर्म होंगे? क्योंकि ज्वाइन 3 है, वो पहले 2 को ज्वाइन करेगा, फिर उन 2 का जो ज्वाइन है उसको तीसरे के साथ ज्वाइन करेगा। ज्वाइन की इटसेल्फ कॉस्ट किसकी ऊपर बेस कर रही है? सर वो कंडीशन तो ऑपरेटर के ऊपर। ऑपरेटर के ऊपर? कौन से ऑपरेटर के सर ऊपर? वही 2 नैनोसेकंड। बेसिकली आपको मैं जिस स्टेप पे लेके आना चाह रहा था, जब हम बेसिकली एक ज्वाइन लगा रहे हैं ना, असल में वो ज्वाइन है क्या? वो असल में ज्वाइन है 3 स्टेप्स हैं, वो आप भूल जाते हैं बार बार। पहला स्टेप है कार्टियन प्रोडक्ट, दूसरा स्टेप है सिलेक्ट, तीसरा स्टेप है प्रोडक्ट प्रोजेक्ट। तो जब भी एक ज्वाइन लगेगा, ये 3 बैकएंड के ऊपर ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होना है, फिर सिलेक्शन होनी है, फिर प्रोजेक्शन होनी है, मतलब टेम्परेरी टेबल बनने हैं, टेम्परेरी टेबल्स। अब एक ज्वाइन लगना है ना, तो पीछे बैकएंड के ऊपर एक सीपी के लिए यानी कि कार्टियन प्रोडक्ट के लिए एक टेम्परेरी टेबल बनना है। अब टेम्परेरी टेबल जो है उसका साइज क्या होगा? अगर एक टेबल है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टपल्स जो है उसमें 3 है, और उसमें 2 हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं 1 2, और एक और है उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो है 3 है, 4 5 4 5 6, और इसमें जो टपल्स हैं वो हैं 6। इसमें 3 टपल्स हैं, इसमें 6 टपल्स हैं। तो कार्टियन प्रोडक्ट में हमारे पास जो टपल्स आएंगी, ठीक है, वो आएगी 18। तो ये 18 का एक इस तरह से टेबल बनेगा 18 टपल्स का, जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स कितने होंगे? 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 टपल्स 5 एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके 18 टपल्स होंगी। अब टेबल असल में ये थे, लेकिन जब आपने ज्वाइन अप्लाई किया, तो ज्वाइन अप्लाई करने का जो पहला स्टेप था, उसने जो टेम्परेरी टेबल बनाया बैकएंड के ऊपर, उसमें उसने 18 रोज के साथ कंसल्ट करने हैं, 18 टपल्स के साथ। सिलेक्शन इसके ऊपर नहीं होनी ना, इसके ऊपर होनी है, सिलेक्शन होनी है इसके ऊपर, इस टेबल के ऊपर जो 18 टपल्स के ऊपर में। इसका मतलब ये है कि जब एक ज्वाइन लगाएंगे आप, तो बैकएंड के ऊपर एक टेम्परेरी टेबल बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट का पहले, फिर उसके ऊपर सिलेक्शन परफॉर्म होगी, फिर उसके ऊपर प्रोजेक्शन परफॉर्म होगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा।
इसी तरीके से अगर आप दूसरा ज्वाइन लगाएंगे तो फिर दूसरी दफा क्रॉस प्रोडक्ट होगा, फिर सिलेक्शन परफॉर्म होगी, फिर प्रोजेक्शन होगी, विच टेक्स टाइम। एक्चुअल में ये एक कंडीशन जो है, ये एक कंडीशन नहीं है, ये एक ज्वाइन है। इट इज नॉट कंडीशन, दिस इज ज्वाइन। ये ज्वाइन है, इक्वी ज्वाइन। ये कंडीशन आपको नजर आ रही है, ये असल में कंडीशन नहीं है, ये ज्वाइन है। ज्वाइन का मतलब ये है ज्वाइन का डिफरेंस। ये तीन उसमें ऑपरेशन बैकएंड के ऊपर परफॉर्म होने हैं। कंडीशन में सिर्फ कंडीशन चेक होती है, इसमें तीन ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड ज्वाइन। तो ये ज्वाइन है, ये कंडीशन नहीं है। तो ये था इसका आंसर। अगर आपके पास अगर आपने 2 दफा ज्वाइन लगा दिया तो उसको बेसिकली 2 दफा क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, 2 दफा उसको सिलेक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, 2 दफा उसको प्रोजेक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जब ये वाला ऑपरेशन जब वो करेंगे आप, तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो इस वजह से आप ज्यादा ज्वाइंस को प्रेफर करेंगे या कम ज्वाइंस को प्रेफर करेंगे? सर कम फिर ज्वाइन। तो काम को ही कम करेंगे। कम ज्वाइंस को प्रेफर करेंगे। लेकिन इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कि ये अगर हम ज्यादा टेबल्स बनाएंगे तो उसका फायदा क्या है, ठीक है, और अगर हम कम टेबल्स बनाएंगे तो उसका फायदा क्या है। अगर हम ज्यादा टेबल्स बनाएंगे तो उसका नुकसान तो ये है कि हमें ज्वाइंट्स लगाने पड़ेंगे अगर हमने मल्टीपल टेबल से डेटा लेके आना है। लेकिन उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट है कि आप डेटा रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं, रिडंडेंट डेटा खत्म कर सकते हैं आप। तो आपके पास जो डेटा सेव होगा वो एक्यूरेटली डेटा सेव होगा। तो एक दफा अगर आप डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो दूसरी तरफ आपको उसकी पे बैक करना पड़ता है। दूसरी तरफ आपको जो है डेटा रिडंडेंसी को खत्म करेंगे तो आपके पास आपको ज्वाइन लगाने पड़ेंगे, आपकी परफॉर्मेंस क्यूरी स्लो डाउन होगी। तो एक तो ये है फायदा, बेनिफिट भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है। दूसरी तरफ ये है कि अगर आप डेटा रिडंडेंसी जो है उसको आप कहते हैं कि आप उसको अलाउ करते हैं तो आपको ज्वाइंस कम लगाने पड़ेंगे। लेकिन जब डेटा रिडंडेंसी होगी एक, तो उसमें से फिर क्या होगी, डेटा इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रोज एंड कॉन्स है। दैट इज वाई हम कई दफा डेटा रिडंडेंसी कहते हैं कि हम डेटा रिडंडेंसी को अवॉइड नहीं कर सकते, हम इसको रखना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारी मेमोरी है, हमारे पास बहुत सारी डिस्क स्पेस है, हम डेटा रिडंडेंट रखना चाहते हैं क्योंकि हम अपनी क्यूरी को परफॉर्मेंस को बेस्ट ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं जो हमने लर्न करने हैं। अभी आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं। अभी आप ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, जब हम एक दफा हम सारे के सारे यूटिलाइज करेंगे तो फिर आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि किस तरह की डेटाबेस आपने डिजाइन करनी है अकॉर्डिंग टू यूजर डिमांड, ना कि अपनी डिमांड। ठीक है, यूजर कहता है कि मेरे पास बहुत सारी डिस्क है, मुझे स्पेस का कोई इशू नहीं है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारी, लेकिन आपने मुझे क्यूरी परफॉर्मेंस चाहिए। तो उस क्यूरी परफॉर्मेंस के केस में आपने ये नहीं करना कि आपने बहुत सारे टेबल्स में डेटा रख लेना है, आपने कम से कम टेबल बनाने हैं ताकि ज्वाइंट्स कम लगे। ठीक है, वो जब भी क्यूरी करे तो 2 ज्वाइंट्स लगे और फौरन उसका आंसर मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसके पास स्पेस बहुत ज्यादा है। अगर डेटा रिडंडेंट भी हो रहा है तो होने दें, क्योंकि उसके पास स्पेस है। तो अकॉर्डिंग टू यूजर डिमांड, ठीक है, आपने अपना सिस्टम डेवलप करना है, ना कि आप अपनी सोच लड़ानी है कि अच्छा कम ज्यादा टेबल्स बनाएंगे तो ऑप्टिमली डेटा सेव हो जाएगा। वो ऑप्टिमल सेव करना ही नहीं चाहता, वो कहता है मेरे पास स्पेस है, वो कहता है मुझे परफॉर्मेंस दो। तो जो चीज वो डिमांड कर रहा है उसको फुलफिल करना है, ना कि अपनी उसमें एफिशिएंसी जो है वो लेके आनी है। इज इट क्लियर? सबको यस क्लियर है? सर, यस सर। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही है। मैं अभी अटेंडेंस मार्क करता हूँ आपके। सर मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, 314 रोल नंबर है, मैं शॉप क्लोज करनी है, उससे कह रहा हूँ। ओके, अटेंडेंस प्लीज। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। आफरीदी खान, एहसन अली, प्रेजेंट सर। एहसन यूसुफ, प्रेजेंट। आयजा शौकत,
Present. Ali Munib, Present. Hamad Ali, Present. Ashar Yes, sir. Ali, Yes, sir. Faisal Server, Yes, sir. Hafiz Abdul Rahman, Present, sir. Hamad Saeed, Present, sir. Mudassar Siddiqui, Present, sir. Siddiq. Mohammad Adil, Present, sir. Mohammad Haziq, Mohammad Umair, Present, sir. Mohammad Yasir, Present, sir. Mohammad Abdullah Khalid, Present. Mohammad Afaq, Mohammad Hassan, Present, sir. Mohammed Hassan. Mohammad Asad, okay, Mohammad Attar, Present, sir. Mohammad Danial, Present, sir. okay, Mohammad Farooq, Present, sir. Mohammad Hashim, Present, sir. Mohammad Junaid, Mohammad Moin Gul, Mohammad Rashid, Mohammad Saeed Ahmed, Present, sir. Mohammad Sir, Tahir, Mohammad Afaq present है. okay, Mohammad Tahir, Mohammad Umar Farooq, Mohammad Usman Ghani, सर ये भी उमर फारूक ने आपको कहा था. Mohammad Usman Ghani, Mujtaba Mubashir, लाइट और इंटरनेट के इशू. Present. Shahid Hussain, Yes, okay, sir. Noman Nawaz, Rikza Bibi, Present, sir. Present, sir. Numan was present, sir. okay, Sadia Nawaz, Present, sir. Sajil Maqsood, Present, sir. Shahzad Ali, Present, sir. शहजाद अली. Sayyid Ali Ahmad, Present, Zishan sir. Ali, okay, तो मोहम्मद उस्मान गनी एब्सेंट है, मोहम्मद ताहिर एब्सेंट है, मोहम्मद मोइन गुल और मोहम्मद जुनैद अशरफ, ये 4 लोग एब्सेंट है. मैं नाम बोला ही नहीं है शायद. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. जिशान अली प्रेजेंट है. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज.